हे वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। कैसे हो आप सभी। तो जो स्टूडेंट आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी करें भाई, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर करवाऊंगा जनवरी से लेके अगस्त तक की। वीडियो का ये पहला पार्ट है। इस पहले पार्ट में आपको जून जुलाई अगस्त इन 3 महीनों की इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर मिलने वाली है। सिर्फ इंटरनेशनल करंट अफेयर करवाऊंगा इस वीडियो में। तो चलिए, जितना रिस्पॉन्स इस वीडियो का आप देंगे उसके बेस पे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सारी वन बाय वन करंट अफेयर हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, जिसको ईपीआई बोला जाता है। तो 2020 का इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, सबसे पहले बात आप जान लीजिए, इस इंडेक्स को बनाता कौन है। इसको बनाती है येल यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी। तो 2020 का इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स इंडिया का कौन सा स्थान रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इस इंडेक्स में टोटल 180 कंट्री ली गई थी और इन 180 कंट्रीज में से जो इंडिया को स्थान मिला है वो है 168वां। जी हाँ, नोट कर लीजिए। और इस ईपीआई में इंडिया ने स्कोर हासिल किया है वो है 27.6। वहीं पे हम टॉप कंटेंडर की बात करें तो जो टॉप में गया है देश, उसका नाम है दोस्तों डेनमार्क। डेनमार्क को इस इंडेक्स में मिले हैं 82.5 नंबर। इसके बाद हम बात करते हैं लग्जमबर्ग, जो कि दूसरे नंबर पे है 82.3 नंबर्स के साथ। इसके बाद है स्विट्जरलैंड 81.5 नंबर के साथ। तो टॉप की 3 कंट्री मैंने आपको बता दी, प्लस इंडिया की रैंकिंग मैंने आपको बता दी। यदि हम सबसे लास्ट रैंकिंग की बात करें तो सबसे लास्ट में कौन सी कंट्री है, वो है लिबेरिया कंट्री। लिबेरिया का स्कोर है 22.6। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वाक्रेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। तो ये रैंकिंग क्या कहती है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की। तो इसने अपनी एक रैंकिंग, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी की है। इसे हम क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग की शॉर्ट फॉर्म भी इसे आप क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसने टॉप 500 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की लिस्ट निकाली है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा इंडिया के कुछ इंस्टीट्यूट जो इस रैंकिंग में आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, जिसको 172वां स्थान मिला है। फिर इसके बाद आपका आ गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की और आईआईटी गुवाहाटी, ठीक है। तो ये इंडिया के इंस्टीट्यूट हैं जिनको इस रैंकिंग में स्थान मिला है। टॉप 100 में कोई भी इंडिया की यूनिवर्सिटी, कोई भी इंडिया का इंस्टीट्यूट इस रैंकिंग में स्थान नहीं हासिल कर पाया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अनेक्टेड। अनेक्टेड ने अपनी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 जारी की है। अनेक्टेड की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इसकी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जारी हुई है, जिसके कुछ मुख्य बिंदु मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले हम इंडिया की ही बात करते हैं। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 2018 में, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसिप्टेंट के तौर पर इंडिया का जो स्थान था 2018 में वो था 12th, और जो अब 2019 में बढ़कर दोस्तों कितना हो गया है, 9th, ठीक है। तो ये वर्ल्ड लार्जेस्ट एफडीआई रिसिप्टेंट की लिस्ट में 2019 में इंडिया का स्थान 9वां है। उसके बाद हम बात करते हैं 2019 में इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में जो एफडीआई है वो उसमें 20% का इजाफा हुआ है, जो बढ़ के $51 बिलियन हो गई थी 2019 में, ठीक है। और यहां पे यदि हम बात करें ओवरऑल की पूरे वर्ल्ड लेवल पे, तो वह कौन सा देश है जिसमें सबसे ज्यादा एफडीआई जाती है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जाती है, तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 2019 में सबसे ज्यादा यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई थी। और इस रिपोर्ट का ये भी मानना है कि इंडिया आने वाला एक ऐसा देश है जो आगे निरंतर एफडीआई के जो इन्वेस्टर होते हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करता रहेगा। आगे बढ़ते हैं इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, जिसको आईएमडी के नाम से भी जाना जाता है। इसने अपनी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट जारी की है। तो इसमें हम इंडिया की रैंकिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टॉप रैंकिंग की। टॉप में जो रैंकिंग है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 में, वो है सिंगापुर। दूसरे नंबर पे है आपकी डेनमार्क और तीसरे नंबर पे है स्विट्जरलैंड। और वहीं हम इंडिया की बात करें तो नीचे से लिस्ट को देखें, आपको मिलेगा 43 नंबर। तो इंडिया की जो रैंकिंग है इसमें वो है 43rd, इसमें वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020। आगे हम बात करते हैं नेचर इंडेक्स की, जिसको इंडेक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च बोला जाता है। नेचर इंडेक्स 2020 में
जो इंडिया की ओवरऑल रैंकिंग निकल के आई है वो निकल के आई है 12th। ठीक है, तो रिसर्च के बेस पे इसमें कंट्रीज के अंदर इंस्टीट्यूट की भी रैंकिंग करी जाती है। तो वहीं पर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, ग्लोबल लेवल पर इंडिया के 3 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनको जगह मिली है। पहला है आपका काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको ग्लोबल लेवल पे 160वां स्थान मिला है, और वहीं भारत में रैंक की बात करें तो इसका पहला स्थान मिला है। दूसरे नंबर पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, ठीक है, इसको इंडियन रैंकिंग में दूसरा स्थान मिला है और ग्लोबल रैंकिंग में 184वां स्थान मिला है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इसको इंडिया में तीसरा स्थान मिला है और वर्ल्ड लेवल पे 260। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है प्रश्न कि नेचर इंडेक्स में इंडिया के टॉप 3 इंस्टीट्यूशन कौन से हैं, तो आप बता सकते हो CISR, IAS और आपका TIFR। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से देश की मिलिट्री ने ये डिसाइड किया है कि वो फेसबुक का यूज करके जो न्यूज होती हैं वो लोगों तक पहुंचाएगी। तो वो है म्यांमार की मिलिट्री, जिसे टेटमेडाओ कहा जाता है। इसको आप नोट कर लीजिए। अभी हाल ही में आपने न्यूज सुनी होगी पिछले कुछ महीनों में कि कौन सी कंट्री ने खुद को कोरोना वायरस फ्री डिक्लेयर किया था, तो किसका नाम आया था दोस्तों? न्यूजीलैंड का। ठीक है, न्यूजीलैंड हैज डिक्लेयर्ड इटसेल्फ फ्रॉम कोरोना वायरस। ओके, और ये जो न्यूजीलैंड ने मुकाम पाया था, ये जो 75 दिन के रिस्ट्रिक्शन न्यूजीलैंड में चले थे, तो 75 दिन लग गए थे न्यूजीलैंड को कोरोना वायरस फ्री होने में। आगे हम बात करते हैं कुछ सिलेक्शन की, जैसे किसी देश का कोई प्रेसिडेंट बनता है, कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मलावी कंट्री की। ठीक है, तो मलावी के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं वो हैं लजारस चकवेरा। द ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 का ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर की रिपोर्ट जिसको तैयार करता है कौन? यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी की संस्था, जिसका नाम है ग्लोबल ई वेस्ट स्टैटिस्टिक पार्टनरशिप। तो इसके डाटा की यदि हम बात करें तो इस रिपोर्ट में कहा गया है आने वाले 10 सालों में, यानी कि 2020 से लेकर 2030 तक, जो ई वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, उसमें 38% की वृद्धि होगी। यानी कि यदि मान लीजिए आज पूरे वर्ल्ड में 100 मीट्रिक टन यदि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूस किया जाता है तो वो बढ़ के 138 मीट्रिक टन हो जाएगा। ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अब हम इसके एनालाइज करते हैं डाटा 2019 के जो इसने दिए हैं। ठीक है, सो पूरे वर्ल्ड लेवल पे बात करें तो इसमें कहा है देयर वाज 53.6 मिलियन टन्स ई वेस्ट इन 2019। ठीक है, और जो पिछले 5 सालों के मुकाबले से 21% ज्यादा है। तो पूरे वर्ल्ड में जो ई वेस्ट प्रोड्यूस हुआ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट वो था 53.6 मिलियन टन। उसके बाद यदि हम इसको रीजन वाइज कर दें तो एशिया जो अपना रीजन है उसने कुल 24.9 मिलियन टन का जो है ई वेस्ट प्रोड्यूस किया है। उसके बाद अमेरिका ने 3.1 मिलियन टन, यूरोप ने 12 मिलियन टन, अफ्रीका एंड ओशियान कंट्री ने 2.9 मिलियन टन एंड 0.7 मिलियन टन। ठीक है, और इसी रिपोर्ट का एक आंकड़ा यह भी कहता है कि जितनी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूस की गई है उसका कुल 18% से कम हम जो है रिसाइकल कर पाए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो एनुअल ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, ठीक है, तो भाई ये रिपोर्ट क्या कहती है? सबसे पहली बात, इस रिपोर्ट को किसने बनाया है? इस रिपोर्ट को बनाया है दो US बेस्ड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हैं जिनका नाम है कुशमैन और वेकफील्ड। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इस रिपोर्ट में जो इंडिया की रैंकिंग है वो कितनी है? 3rd। जी आपने सही सुना, एनुअल ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 3rd। और इसके बाद हम टॉप रैंकर की बात करें तो चाइना आपका पहले नंबर पे है और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका दूसरे नंबर पे। आगे बढ़ते हैं। फिच से रिलेटेड एक अभी जुलाई में ये आंकड़े आए थे, तो वो क्या कह रहे थे कि इंडिया की जीडीपी से रिलेटेड था। तो जो पहले फिच ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ आंकी थी वो थी 9.5%। अब उसको घटा के उसने कर दिया है 8% किस फिस्कल ईयर के लिए? 2021-22 का, यानी कि जो आगे अगला ईयर आएगा, अगला फाइनेंशियल ईयर आएगा, उसकी ये बात कर रहा है। ठीक है, और इसके बाद यदि हम 2020-21 जो हमारा प्रेजेंट का फाइनेंशियल ईयर चल रहा है,
इसमें फिच ने हमारी जीडीपी की ग्रोथ कितनी आंकी है, तो ये आंकी है उसने 5%, ठीक है। और 2022-23 का भी इसने प्रोजेक्शन दिया है, फिच ने कहा है कि जो इंडिया की इकोनॉमी है वो 2022-23 में 5.5% से ग्रोथ करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आपका गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड, ये क्यों न्यूज में रहा, इंपॉर्टेंट है, सुन लीजिए। गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड, ये गूगल ने अनाउंस किया है कि आने वाले 5-7 सालों में जो गूगल है वो भारत के अंदर डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए 75,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेगा, जो कि एक बहुत बड़ी बात है भारत के लिए, ठीक है। $10 बिलियन का प्रोजेक्ट है गूगल का, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है आपकी पाकिस्तान से जुड़ी, ठीक है। ये क्या इंपॉर्टेंट है इसमें सुन लीजिए। जो पाकिस्तान की आर्मी है उसने पहली बार किसी पहली फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल को अपॉइंट किया है, पहली फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान आर्मी की, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो उसका नाम है मेजर जनरल निगार जोहार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। आप जानते हैं कि जो अभी रशिया में इलेक्शन हुए थे, ठीक है, तो दोबारा से फिर कौन बने हैं, व्लादिमीर पुतिन, जो कि प्रेसिडेंट रहेंगे रशिया के आने वाली टर्म कब तक, 2036 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जियान कैस्टेक्स, ये क्यों चर्चा में थे भाई, तो ये फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर हैं। अब आप सोचोगे पुराने वाले का क्या हुआ, तो पुराने वाले का नाम था एडवर्ड फिलिप। एडवर्ड फिलिप ने रिजाइन कर दिया था, तो उनके नाम पर अब किसको बनाया गया है, उनकी जगह पर कौन बने हैं, जियान कास्टेक्स, ओके। अब हम बात करते हैं, आपसे ये प्रश्न ये भी पूछ सकता है आने वाले पेपर में कि वह कौन सा देश है जिसने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अपना नाम वापस ले लिया है, तो यहां पे मैं बात कर रहा हूं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, ठीक है, जिसने 6 जुलाई 2021 से, जो कि फॉर्मली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका WHO से अलग हो जाएगा 6 जुलाई 2021 को। आगे बात करते हैं ओफेक 16। ओफेक 16 क्या है, ये आपसे पूछ सकता है। सो ओफेक 16 दरअसल इजराइल डिफेंस मिनिस्ट्री का एक क्या है, स्पाई सैटेलाइट है, ठीक है। सो ओफेक 16 एक स्पाई सैटेलाइट है, कौन सी कंट्री का है, इजराइल का। नेक्स्ट है आपका मालदीव्स एंड श्रीलंका, ये क्यों न्यूज में थे, तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए आप जानते हैं जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके वर्ल्ड में अलग अलग रीजन में हेडक्वार्टर्स हैं, तो इसी में एक हेडक्वार्टर उसका है साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, ठीक है। साउथ ईस्ट एशियन रीजन में 2 कंट्री पड़ती हैं, मालदीव और श्रीलंका, ठीक है। WHO ने एक अभियान चला रखा है, कौन सा अभियान, एक तो बीमारी है मेसलेस और एक है रूबेला, इसको एलिमिनेट करने के लिए। तो साउथ ईस्ट एशियन रीजन में पहली 2 कंट्री जिनको ये सर्टिफिकेट मिला है वो कौन सी हैं, मालदीव्स एंड श्रीलंका, यानी कि अब यहाँ से ये वायरस एलिमिनेट हो चुके हैं। और WHO ने इसको पूरे वर्ल्ड में से एलिमिनेट करने का टारगेट 2023 का रखा है। ली हियन लुंग कौन है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, सिंगापुर में इलेक्शन हुए थे इसी साल, ठीक है। तो सिंगापुर में जो इलेक्शन हुए थे और इलेक्शन में जो पार्टी जीती है पीपल्स एक्शन पार्टी, उसी के ये हेड हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, इनका नाम है ली हियन लुंग। तो ली हियन लुंग प्राइम मिनिस्टर हैं, नए प्राइम मिनिस्टर हैं किसके, सिंगापुर के। आगे बात करते हैं एपस्टार 6D। एपस्टार 6D ये क्या है, ये आपसे पूछ सकता है। सो एपस्टार 6D दरअसल ये चाइना का एक टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ठीक है, और जिसको शिनचैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है और इसको बनाया है चाइना अकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ने। आगे बढ़ते हैं। आजाद पतन हेडल पावर प्रोजेक्ट, ये इंटरनेशनल न्यूज में रहा था, क्यों रहा था, देखिए आजाद पतन हेडल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे पड़ता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में पड़ता है। और आजाद पतन हेडल पावर प्रोजेक्ट कौन सी नदी पे बनाया जा रहा है, झेलम नदी पे बनाया जा रहा है। और पीओके का रीजन पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है पाकिस्तान के पास है, इसको बनाने के लिए पाकिस्तान ने किससे समझौता किया है, चाइना से। तो पाकिस्तान और चाइना के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है आजाद पतन हेडल पावर प्रोजेक्ट को लेकर। उसके बाद हम बात करते हैं होप, दरअसल इसको
कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, होप। ठीक है, तो होप क्या है आप जानते हैं, मैंने इसके ऊपर एक 2 वीडियो भी बनाई थी आपके लिए। सो होप यूनाइटेड अरब अमीरात का पहला मार्स स्पेस मिशन है, और आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि वह पहली कौन सी अरब कंट्री है जिसने अपना पहला मार्स मिशन भेजा है। तो कौन किस कंट्री का नाम आएगा, यूनाइटेड अरब अमीरात का। ठीक है, और इसको कब लॉन्च किया गया था, 19 जुलाई 2020 को। कहां से इसको लॉन्च किया गया था, जापान से। ठीक है, जापान का एक स्पेस सेंटर है जिसका नाम है तनेगाशिमा स्पेस सेंटर, ये जापान में पड़ता है, तो वहां से इसको लॉन्च किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनासिस 2, एनासिस 2 क्या है, देखिए एनासिस 2 है जो साउथ कोरिया है उसका पहला मिलिट्री सैटेलाइट। आपसे पूछ सकता है, पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट है, साउथ कोरिया का पहला मिलिट्री सैटेलाइट है जो है, उसका नाम है एनासिस 2। अब इसको लॉन्च किसने किया है, इसको लॉन्च किया है स्पेसएक्स ने। स्पेसएक्स जानते हैं आप, यूएसए की कंपनी है। ठीक है, और इसको छोड़ा गया है केप कैनावरल एयरफोर्स स्टेशन जो कि पड़ता है यूएसए के फ्लोरिडा राज्य में। उसके बाद करते हैं तियानवेन 1। तियानवेन 1 क्या है, आप जानते हैं 2020 में 3 मंगल ग्रह मिशन छोड़े जा चुके हैं, एक यूएसए द्वारा, एक यूनाइटेड अरब अमीरात द्वारा, और तीसरा है चाइना द्वारा। तो यहां पे जो चाइना के द्वारा छोड़ा गया है उसका नाम है तियानवेन 1। ठीक है, यह है चाइना का मिशन टू मार्स। आगे बढ़ते हैं MGTD-20। MGTD-20 क्या है, ये आपसे पूछ सकता है। तो MGTD-20 दरअसल एक गैस टरबाइन इंजन है। अब ये इंजन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझिए। तो ये इंजन बिलोंग करता है रशिया से। रशिया ने इस इंजन को बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है वो है 3D प्रिंटिंग। तो इसीलिए आप बोल सकते हो कि रशिया का पहला 3D प्रिंटिंग गैस टरबाइन इंजन कौन सा है, MGTD-20, जिसका अभी परीक्षण रशिया ने सक्सेसफुली कर लिया है। और इसकी जो कमर्शियल प्रोडक्शन रशिया कह रहा है वो 2021-22 से शुरू कर देगा। आगे बढ़ते हैं, हाईएस्ट पेड एक्टर्स ऑफ 2020। ये लिस्ट जारी करी है, किसने जारी करी है, फोर्ब्स मैगजीन ने। तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे अमीर कह लीजिए या फिर हाईएस्ट पेड एक्टर कह लीजिए कौन सा है, तो वो है ड्वेन जॉनसन, जिसको आप द रॉक भी बोलते हैं। ठीक है, और इस लिस्ट में इंडिया का भी एक एक्टर है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, और उनका स्थान है इस लिस्ट में 6th। तो 6ठे नंबर पे कौन है, अक्षय कुमार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाराखा न्यूक्लियर पावर प्लांट, भाई ये क्यों चर्चा में था ये आप बताइए। चलिए मैं बता देता हूं। बाराखा न्यूक्लियर पावर प्लांट, आपसे ऐसा पूछ सकता है प्रश्न कि यूनाइटेड अरब अमीरात का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि किसी भी अरब कंट्री का या फिर अरेबियन पेनिनसुला का पहला फंक्शनल कमर्शियल न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन सा है, तो वो है बाराखा न्यूक्लियर पावर प्लांट। और ये कौन सी कंट्री में है, यूनाइटेड अरब अमीरात का है ये, इसने इसको शुरू किया है, ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट ऑफ इन्वायरमेंटल इमरजेंसी, इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था आपके लिए स्पेशल, कि कौन सी कंट्री में स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल इमरजेंसी उसने घोषित की थी अभी। तो मैंने आपको बताया था मॉरिशस जो कि एक आइलैंड कंट्री है, उसने उस देश अपने देश के अंदर स्टेट ऑफ इन्वायरमेंटल इमरजेंसी घोषित की थी। क्यों घोषित की थी, मैंने आपको बताया था कि जापान का एक जो है कंटेनर वाला जहाज वहां पे फंस गया था, MV वाकाशियो, जिसमें काफी मात्रा में क्रूड ऑयल और डीजल भरा हुआ था, तेल भरा हुआ था, और वो लीक होने लग गया था। तो इसलिए मॉरिशस सरकार ने स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल इमरजेंसी घोषित की थी। आगे बढ़ते हैं, महिंदा राजपक्षा। अब ये क्यों चर्चा में थे, तो आप जानते हैं, आपने न्यूज में सुना भी होगा कि श्रीलंका के दोबारा फिर ये प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं, और ये श्रीलंका के भूतपूर्व प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ठीक है, तो महिंदा राजपक्षा, ओके, और ये चौथी बार श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर बने। उसके बाद हम बात करते हैं स्पुतनिक 5। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने इसमें आपने देखा होगा कि कोरोना वैक्सीन से रिलेटेड मैंने आपसे कोई न्यूज इसमें शेयर नहीं की। क्यों नहीं की,
क्योंकि कल ही मैं एक स्पेशल कोरोना वैक्सीन के ऊपर आपके लिए एक स्पेशल वीडियो ला चुका हूं। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो कि मैंने उसमें बताया था कि कौन सी कोरोना वैक्सीन किस देश से संबंधित है, वो मैं वीडियो आपके लिए लेके आ चुका हूँ, वो आप देख सकते हो। तो यहाँ फिर भी मैं आपसे एक डिस्कस कर रहा हूँ स्पुतनिक 5, वो उसको इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि रशिया पूरे वर्ल्ड में एक पहली ऐसी कंट्री बना है जिसने कोरोना वैक्सीन वायरस को रजिस्टर्ड किया है और उसका कमर्शियल प्रोडक्शन भी उसने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, और उस वैक्सीन का नाम है स्पुतनिक 5। कहाँ की है? रशिया की। बेरेट एक्सप्लोजन, अब ये क्यों चर्चा में था? बेरेट एक्सप्लोजन, बेरेट कहाँ पे पड़ता है? बेरेट है आपका लेबनान की राजधानी। 4 अगस्त 2020 को, ठीक है, ये अमोनियम नाइट्रेट से भरा कंटेनर फटा था। ठीक है, बेरेट में इस एक्सप्लोजन में कम से कम भी 190 लोग मारे गए थे, 3 अभी तक मिसिंग हैं, 6500 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए थे। और इसमें संपत्ति के नुकसान की बात करें तो 10 से 15 बिलियन डॉलर की संपत्ति का नुकसान इस एक्सप्लोजन से हो चुका था। और आज के टाइम भी 1 महीना हो गया इस एक्सप्लोजन को हुए 3 लाख से ज्यादा लोग आज भी बेघर हैं इस एक्सप्लोजन की वजह से। अब इसका असर वहां की सरकार पे क्या पड़ा ये देख लीजिए। तो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं लेबनान के, जिनका नाम है हसन दियाबन। हसन दियाबन और उसकी एंटायर गवर्नमेंट ने रिजाइन दे दिया है। इसकी वजह से रीजन क्या है इसका? बेरेट एक्सप्लोजन। शिंजो एबे क्यों चर्चा में थे? आप जानते हैं जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो एबे। तो इनको आंत की एक गंभीर बीमारी हो चुकी है जिनकी वजह से इनकी हालत अभी स्थिर नहीं है, इसलिए इन्होंने जापान के प्राइम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया था। कब दिया था? 28 अगस्त 2020 को। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अफ्रीका रीजनल सर्टिफिकेट कमीशन। अफ्रीका रीजनल सर्टिफिकेट कमीशन क्यों चर्चा में आया? देखिए, दरअसल ये एक बॉडी है किसकी? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, और ये कहाँ पे काम करती है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में काम करती है। तो इसने अभी हाल ही में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को, ध्यान से सुनिएगा, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को फ्री फ्रॉम वाइल्ड पोलियो वायरस का सर्टिफिकेट दिया है। यानी कि अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पोलियो वायरस नहीं। ठीक है, वाइल्ड पोलियो वायरस नहीं। आगे हम बात करते हैं स्लोवेनिया की। स्लोवेनिया की चर्चा में था भाई। स्लोवेनिया यूरोप का ऐसा पहला फर्स्ट कंट्री है जिसने खुद को कोरोना वायरस फ्री कंट्री घोषित किया था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। यूरोपियन कंट्री है, ध्यान दीजिएगा, यूरोपियन कंट्री पहली ऐसी कौन सी है जिसने खुद को कोरोना वायरस फ्री घोषित किया था? वो है स्लोवेनिया। तो अब हम पहुंच चुके हैं मई वाले मंथ में। तो मई वाले की मैं आगे स्टार्ट करूंगा, देखते हैं आपका इस वीडियो पे रिस्पॉन्स क्या रहता है। पिछले 3 महीने की फिर मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।